हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के ATS क्लासेस में। तो चलिए हम लोग लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग का। और आज का हमारा जो डिस्कशन का जो टॉपिक रहने वाला वो रहेगा हीट एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल कंसेप्ट। अब यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल कंसेप्ट बनने वाले हैं, फॉर्मूलेज भी बनेंगे और आपको इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि जो है अब धीरे धीरे हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग के लेक्चर में आगे बढ़ रहे हैं। और जो थर्मोडायनेमिक्स वाला जो पोर्शन आपको थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर में जो आता है, और 2 से 3 जो है लेक्चर अगर मैं अपलोड कर लूँ तो ये थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बिफोर दैट, जिन लोगों ने अभी तक लेक्चर नंबर 5 तक जो है नहीं देखा होगा मेरे भाई, वीडियो में आपको जो है मोर वाला जो बटन होता है ना उसको क्लिक करना और वहीं पे आपको लिंक जो है सारे प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। तो हम लोग जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस चीज़ की कर रहे हैं भैया? RRB JEE, चाहे ओपन वैकेंसीज अपकमिंग की या जो GDC कैंडिडेट हो भैया, वो अभी सारे मेरे लेक्चर को देख रहे हैं। अब जैसे हमारी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूँ, जैसे हमारा थर्मोडायनेमिक्स जो है ये अगला वाला जिसका जो पोर्शन जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब थर्मोडायनेमिक्स का सारा पोर्शन। जैसे अभी हम लोग हीट के बारे में पढ़ेंगे, हीट के बारे में कंसेप्ट समझेंगे, फर्स्ट लॉ के कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने शुरू कर देंगे, ठीक है। और अगर आप खुद से भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मैंने क्या बताया कि अगर आप RS खुरमी आपके पास है तो RS खुरमी आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ जाओ तो यूथ पब्लिकेशन प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इन सब से भी और स्टैंडर्ड कुछ हमको प्रैक्टिस करना है, तो आप एक चीज़ ये कर सकते हो ना कि आप क्या करो कि इंजीनियरिंग सर्विस का जो पेपर होता है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन मैकेनिकल का जो पेपर होता है, आप उस ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो आपका उसको सॉल्व कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं आएगी। ये आप फ्लिपकार्ट वगैरह से मेडिजी का पब्लिकेशन जो आती है ना, वो सब मंगवा लेना, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट रहेगा। तो चलिए हम लोग लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। और आई होप आपके जो कमेंट्स एटलीस्ट देना, फीडबैक जो आप लेक्चर देखते हो कि भाई हाँ मुझे कहाँ इंप्रूव करना नहीं करना है, उस चीज़ को भी आप ज़रूर बताना। तो चलो लेक्चर 6 को लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम लोग जो डिस्कस करने वाले लेक्चर नंबर 6 में उस टर्म का नाम है कि हीट। हिंदी में क्या बोलेंगे भैया? उष्मा, ठीक है। हीट हिंदी में इसको बोलेंगे उष्मा बोलेंगे, ठीक है। तो अब हीट वर्ड जो अब जब भी आपके दिमाग में आता है, तो हीट का वर्ड जब भी आपके माइंड में आता हो तो क्या लगता है? अरे भाई हीट मतलब गर्म, कोई गर्म चीज़ जगह की बात हो रही है भाई, वहाँ मत जाना, वहाँ बहुत ज़्यादा हीट है। मतलब क्या होगा, वहाँ पर आपको जाओगे तो वहाँ पर क्या लगेगा आपको? बहुत ज़्यादा हीट, मतलब गर्म फील होगा। मतलब आप वहाँ पे कुछ अपने एक मान लो कहीं पे का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और एक जगह का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो आप बोलोगे अरे यार वहाँ का टेम्परेचर क्या ज़्यादा है। मतलब क्या बोलोगे आप कि भाई वहाँ की हीट बहुत ज़्यादा है और यहाँ की हीट कम है। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, हीट जो क्या होता है, हीट जो होता है ये एक एनर्जी का ट्रांसफ़र का मेथड है। क्या है? एनर्जी ट्रांसफ़र का मेथड है। मतलब अगर कोई दो ऐसा जगह, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कहीं पे अगर 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, कहीं 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो क्या होता है कि गर्म वाले जगह से ऑटोमेटिकली ठंडे वाले जगह पे क्या होने लगता है? क्या ट्रांसफ़र होने लगता है? ट्रांसफ़र होने लगता है। जैसे मैं ट्रांसफ़र का वर्ड का नाम लिया होगा, आप क्या समझ गए होंगे कि यार हाँ हीट का ट्रांसफ़र होने लगता है। मतलब हमको ये समझ में आ गया कि मैं अभी हम लोग आगे समझेंगे कि अगर किसी भी सब्सटेंस के पास अगर वो हीट है तो उसमें भी एक तरह का एनर्जी छुपा हुआ रहता है। कौन सा एनर्जी होता है ये सभी मैं आपको बताता हूँ। इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग को एक चीज़ ये समझ में आ गया कि जो हीट होता है कुछ नहीं होता है, ये एक एनर्जी ट्रांसफ़र करने का मेथड होता है। और भाई ये जो है एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होता है? ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। मान लो अगर यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस है, तो हम लोग अभी आगे समझेंगे कि यहाँ पे हीट के फॉर्म में जो है एनर्जी ज़्यादा रहेगी और यहाँ पे हीट के फॉर्म में एनर्जी कम है। तो क्या होता है, हमेशा जो हीट रहता है जो वो हायर टेम्परेचर से, मतलब 40 से 30 डिग्री सेल्सियस की ओर जो है ट्रांसफ़र होगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हीट की थोड़ा और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं बेसिक। जैसे आप लोग क्या करते हो कि भाई मान लो रेफ्रिजरेटर है, फ्रीज़ है, ठीक है। फ्रिज में मैंने कोई सब्सटेंस लिया और फ्रिज क्या करता भाई, मान लो जब उसका टेम्परेचर, मान लो अभी मैंने वाटर बोतल भरा तो यहाँ उसके नॉर्मल टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, और फिर थोड़ा देर बाद में चेक करने गया फ्रिज में, उसकी टेम्परेचर मान लो, हमको क्या लगता है कि भाई जब आप फ्रिज के अंदर में कोई भी पानी का बोतल रखे हो तो आप क्या चाहोगे? उसका ठंडा हो जाए। तो फ्रिज काम क्या करता है कि यहाँ पर जो उसकी हीट रहती है, जो भी सब्सटेंस आप इसके अंदर में रखते हो, उस हीट का क्या हो जाता है? यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हीट का ट्रांसफ़र हो गया तो इसकी टेम्परेचर क्या हो जाएगी? इसकी टेम्परेचर जो है ये सब्सटेंस जो भी अपने यहाँ अंदर में रखा होगा, जैसे फ्रूट्स रखते हो, सब्जियाँ हो गई, कुछ भी पानी हो गया, तो उसकी टेम्परेचर क्या होगी? मतलब हीट का ट्रांसफ़र हो गया। तो हम लोग हमेशा एक ही वर्ड ये याद रखना कि हीट का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। क्या होता है ये? इट इज़ अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र विच टेक प्लेस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण ही जो है हीट का क्या हो सकता है?
ट्रांसफ़र हो सकता है। समझ में आ गया आपको? चलो ठीक है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे आगे आएंगे ना, तो अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि मान लो कि आप लोग भी देखते होंगे घरों में, अगर आप लोगों ने मतलब घर में भी देखा होगा, अगर आप लोगों ने भाई थोड़ी सी बैचलर लाइफ तो अभी जी रहे हो, अगर आप लोगों ने खुद से कभी खाना वाना बनाया होगा, तो भाई क्या करते हो, पहले मान लो ये पानी गर्म कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये क्या है भाई, ये चूल्हा जला हुआ है, ठीक है, गैस वाला चूल्हा है। यहाँ से क्या कर रहे हो भाई, इसको सप्लाई कर रहे हो। क्या सप्लाई करोगे भाई, यहाँ से इस तरीके से हीट दे रहे हो। क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो। तो क्या होता है कि मान लो यहाँ के वाटर के मॉलिक्यूल्स है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो मान लो इसकी नॉर्मल टेम्परेचर अभी रूम में रखा होगा तो सपोज 30 डिग्री सेल्सियस है, जो रूम का टेम्परेचर है, वही यहाँ पे जो आपका पानी है उसका भी टेम्परेचर होगा। लेकिन बाहर से हमने हीट का सप्लाई किया, तो हीट का सप्लाई का क्या मतलब होता है कि अगर हम क्यों हीट सप्लाई कर रहे हैं, इस आपका जो चूल्हा जो जला कर रखी हो आप, चाहे गैस हो, चाहे आप लकड़ी के माध्यम से, चाहे कोयला जलाए हो, तो भाई हम हीट दे रहे हैं। हीट देने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर के जो ये सारे मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, इनकी जो टेम्परेचर क्या होगी, बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगी। तो अब मुझे ये बताना कि जो आपने वाटर यहाँ पे भर के रखे हो, कहाँ पे, इस ये वाले कोई भी अपने जो बर्तन होगा, तो उस वाटर की कोई मास होगी कि नहीं होगी। मतलब क्या होता है कि जो हीट हम लोग बाहर से सप्लाई करते हैं ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मास होता है। मतलब कि जितना ज़्यादा मास रहेगा मान लो, तो अगर हम लोग उसको हम लोग हीट और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सप्लाई कर सकते हैं। मतलब क्या होगा कि मान लो अभी की ये अभी मास आपका 10 kg है, तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग समझते हैं कि मान लो कि 10 kg जो आपका वाटर है उसमें मान लो 100 मॉलिक्यूल्स है, किसके, H2O के। तो अब 100 मॉलिक्यूल को अगर हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लो हम लोगों ने क्या किया, मास बढ़ा दिया, तो मास बढ़ा दिया, मान लो हम लोग 20 kg कर दिए, तो 20 kg कर दिए, तो मान लो कि 200 मॉलिक्यूल्स हो गए। एग्जाम्पल के लिए तौर पर देख रहे हो, किसके 200 मॉलिक्यूल्स है, वाटर के। तो मास बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा कि जो ये वाटर होगी उसकी हीट, मतलब जो उसकी हीट लेने की, जो उष्मा लेने की जो क्षमता, वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ से एक समझ में ये आ गया कि हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वो होता है आपका एम होता है। ये चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम होता है। अब मैंने क्या बोला कि मान लो इसकी अभी स्टार्टिंग में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस थी, लेकिन जैसे ही आपने क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, तो भाई क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करोगे तो 30 से इसकी टेम्परेचर कम होगी कि बढ़ेगी। आप लोग देखते हो भाई ये उबलने लगता है, इसमें क्या निकलता है, वेपर बनने लगता है। ये मतलब इसकी टेम्परेचर बढ़ गई, 30 से मान को बढ़ के होगी क्या, 50 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोगों को ये भी समझ में आया है कि जब हम लोग हीट ट्रांसफ़र करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर होता है। ठीक है, क्या होता है कि जो हम लोग हीट सप्लाई करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर भी होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोगों ने देखा भाई क्यू भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जितना ज़्यादा मास रहेगा उसमें उतनी ज़्यादा क्षमता होती है हीट को अपने एब्जॉर्ब करने की, मतलब हीट अपने उस मॉलिक्यूल्स को लेने के लिए। और ये भी देखा कि जो हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू डेल्टा टी। जहाँ पे आपको ये मैं बताना चाहूँगा, जहाँ पे क्यू आपको क्या शो कर रहा होगा, क्यू यहाँ पे कुछ नहीं शो कर रहा भैया, क्यू यहाँ पे शो कर रहा मेरा क्या, हीट शो कर रहा है, और एम हो गया मास, किसी भी सब्सटेंस की मास, और डेल्टा टी जो हो गया टेम्परेचर। डेल्टा टी का डिफरेंस जब आप यहाँ पे लिखोगे ना, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू T1 माइनस T2। T1 वो टेम्परेचर होगा जो बढ़ के हो गया होगा, और T2 जो उसका किसी भी सब्सटेंस पे जब हम लोग हीट सप्लाई करेंगे तो स्टार्टिंग के टाइम आपका उसका नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस को हम लोग डेल्टा टी बोलते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि ये जो समानुपाती जो हम लोग लगाए हैं इसको हटाना चाहते हैं। और हमेशा आप पढ़ते हो कि जब भी कोई समानुपाती जो होता है उसको हटाते हैं तो एक समानुपाती कॉन्स्टेंट निकल के आता है। तो Q इस इक्वल टू हम लोग लिखते हैं क्या, इस कांस्टेंट जो ये इसका नाम देते हैं सी दे देते हैं। ठीक है, एम सी डेल्टा टी। अब भाई ये क्या हो गया सर, ये क्या कर दिया आपने, आपने बोला कि ठीक है कोई बर्तन था उसमें आप बोले सर आप क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हो, तो भैया मास जितना ज़्यादा रहेगा उसमें हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाएगी। और आपने ये भी बताया कि सर जो है हीट जो होता है वो चेंज इन टेम्परेचर के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज़्यादा आप बाहर से हीट मतलब सप्लाई करोगे, क्यू अमाउंट ऑफ हीट जितना ज़्यादा सप्लाई करोगे, डेल्टा टी जो है ये और भी बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो अब सी क्या है, तो मैंने सी का नाम दे दिया क्या, स्पेसिफिक हीट। वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, यहाँ पे समझना स्पेसिफिक हीट, क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे कोचिंग में भी जो बच्चे पढ़ते हैं ना, बहुत ज़्यादा पैसे देके तब भी उनको स्पेसिफिक हीट समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये मैंने खुद भी फील किया था। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, स्पेसिफिक हीट को समझने से पहले आप क्या करो ना, सबसे पहले हम लोग सी को क्या लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू हो सकता है क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। अब मैंने आपको बताया कि Q जो होता है ये हीट है, और हीट इज़ द मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र
और इट टेक्स प्लेस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब Q जो होता है ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का एक मेथड होता है। और ये चीज़ पॉसिबल कैसे होता है भाई, मतलब हीट टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो है ये सारा चीज़ जो है पॉसिबल होता है। मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। अगर हीट जो है एनर्जी ट्रांसफ़र, मैंने बताया Q जो है एक एनर्जी का ट्रांसफ़र करता है, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो हम लोग यहाँ पे जो एनर्जी सप्लाई करते हैं ना, मैक्सिमम देखना यूनिट जो हम लोग यहाँ पे किलो जूल लेके चलते हैं। किलो जूल का मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻³ जूल। और आपको पता है जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट होती है। तो Q की यूनिट आपको यहाँ पे एक चीज़ ये समझ में आ गया, क्या लिख सकते हो, किलो जूल लिख सकते हो। अब मुझे ये बताना, अब यहाँ पे क्या है, मास है, क्या है यहाँ पे, मास। तो भैया मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, बताओ। मास है तो भैया नॉर्मल इसकी यूनिट हो जाएगी केजी। और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस। तो डेल्टा टी जो हम लोग यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे एब्सोल्यूट स्केल में लेके चलते हैं। और एब्सोल्यूट स्केल में जो है ये जो टेम्परेचर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे केल्विन लिख सकते हैं, ठीक है, केल्विन होता है। और केल्विन नहीं लिखोगे तो और डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो। तो अब मुझे ये बताना, वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, देखो मुझे ये बताओ कि जो है सी की क्या यूनिट निकल के यहाँ से आई। तो बोलोगे सर सी की जो यूनिट निकल के आई ये निकल के आया किलो जूल पर केजी पर केल्विन। और कोई बंदा बोलेगा नहीं सर हम इसको किलो जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, दोनों ही सही है भैया, ठीक है। अब इसका क्या मीनिंग हो गया, इसका फिजिकल समझेंगे क्या, इसका क्या मतलब हुआ भाई, ये चलो हमको, अब हमको लोग को वो सारा चीज़ यहाँ पे समझना है कि इसका मतलब क्या हो गया। हम लोग क्या समझे कि इसका जो यूनिट हम लोग लिख दिए हैं, सर आपने जो ये यूनिट बताया इसका क्या मतलब होता है। अब हमने बताया आपको कि भाई मेरे को ये बताना, सी को मैंने क्या बोला, ये सी है क्या, सी सर स्पेसिफिक हीट है। अब स्पेसिफिक यहाँ पर जो ये वर्ड आया है, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर चीज़, कोई पर्टिकुलर खास। स्पेसिफिक मतलब जब भी हम लोग बोलते हैं भाई वो कैसा आदमी है, कोई स्पेसिफिक आदमी है भाई, मतलब कोई खास आदमी है। तो यहाँ उस हीट के पहले क्या लगा है, स्पेसिफिक लगा है, मतलब ये जो हीट है कुछ खास तरह का हीट है भाई, ये खास तरह का क्या हीट है मतलब। तो देखो आप तो नॉर्मल क्यों यहाँ पे हीट है और सी हो गया स्पेसिफिक हीट। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो कोई एक सिस्टम है, मान लो इसमें क्या है, कोई एक सिस्टम है और इसमें मान लो गैस भरा हुआ है, क्या है, 1 kg का गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे। अब हम चाहते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है, मान लो अभी है इसका 35 डिग्री सेल्सियस, और हम चाहते हैं भाई इसका 36 डिग्री हो जाए। मतलब टेम्परेचर कितना बढ़ गया भैया, 36 - 35 मतलब 1 डिग्री सेल्सियस। ये 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया आपका, इसकी टेम्परेचर जो है वो बढ़ गई। तो अब मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा कि 1 डिग्री सेल्सियस जो यहाँ पे बढ़ा है, तो क्या जादू हो गया, क्या यहाँ पे अलादीन का चिराग आया कि हाँ भैया मैंने यहाँ पे दिया घिस देता हूँ और टेम्परेचर जो है आपका 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया होगा। नहीं, मैंने क्या किया होगा, इस सिस्टम में जो 1 kg का मास है वहाँ पर हम लोग ने क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना चालू कर दिया। तो अब हमको ये समझ में आ गया कि क्यू अमाउंट अब हम कितना मतलब सप्लाई करेंगे, किस पे डिपेंड करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग 1 kg मास में 1 kg मास किसी भी सब्सटेंस का जो रहेगा, अगर उसका टेम्परेचर हमको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना हो, कितना से बढ़ाना हो, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना हो, उसके लिए मुझे जितनी हीट की आवश्यकता होती है, दैट हीट इज़ नोन एज स्पेसिफिक हीट। वेरी इंपॉर्टेंट माय ब्रदर। अब इस चीज़ को समझो, मैंने क्या बोला, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नहीं समझ में आया तो तुरंत समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का दोस्त, मैं अभी आपके साथ ही हूँ। मैंने बोला कि स्पेसिफिक हीट वो हीट होती है कि अगर 1 kg कोई सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर हम चाहते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए, उसके लिए जितनी क्यू अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता होती है, तो उस हीट का हम लोगों ने नाम क्या दे दिया, सी स्पेसिफिक हीट बोल दिया भैया। मतलब ये स्पेसिफिक हीट अगर कोई बोलेगा तो क्या होता है, तो आप बोलोगे इसको, अब इसको डिफाइन करने के लिए आएगा तो स्पेसिफिक हीट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट। अमाउंट मतलब उतनी वो मात्रा की हीट होती है जिसका क्या मतलब हुआ, टू रिक्वायर्ड, वो रिक्वायर्ड होता है टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, मतलब यूनिट मास मतलब 1 kg मास बाई 1 डिग्री सेल्सियस। अब आपको आई होप ये वाला चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया कि अगर हमको 1 kg मास जो रहता है उसकी अगर टेम्परेचर को हमको 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करना है, उसके लिए जो उष्मा की आवश्यकता होगी उसी उष्मा का नाम दे दिया सी स्पेसिफिक हीट। अब बात होती है भाई स्पेसिफिक हीट जो होता है 2 चीज़ों का हो सकता है। स्पेसिफिक हीट जो हम लोगों ने सी यहाँ पे लिया था, ये किसी 2 सब्सटेंस का हो सकता है, ये सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है। अब क्या हो सकता है देखते हैं। यहाँ पे जनरली हम लोग स्पेसिफिक हीट जो है लेके चलेंगे, एक तो लिक्विड का हो सकता है,
और एक जो होता है इस गैस का हो सकता है, लिक्विड का और गैस का हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। और लिक्विड में भी हम लोग वाटर का लेके चलेंगे। तो ये देखा गया है कि ऑल द लिक्विड्स एंड सॉलिड जो होते हैं ना, लिक्विड्स और सॉलिड जो होते हैं, लिक्विड और जो आपके सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, उनमें यह पाया गया है कि इनकी जो स्पेसिफिक हीट होती है ना, ये एक ही होती है, ठीक है। क्या होती है? स्पेसिफिक हीट जो होती है एक होती है। अब गैस का क्या होता है? मैंने बोला इसकी स्पेसिफिक हीट जो होती है, ये दो तरह की इसकी स्पेसिफिक हीट होती है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, तुरंत अभी समझ में आने वाला है। मैंने बोला गैस की स्पेसिफिक हीट जो है भाई सी तो होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने पी लगा दिया, यहाँ पे मैंने भी लगा दिया। अब ये क्या चीज़ है सर? मैंने बोला स्पेसिफिक हीट जो ये वाला है एट कांस्टेंट प्रेशर में है, और स्पेसिफिक हीट एट यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम में है। जो गैस होती है ना, इसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है ना, ये 0 से इन्फानाइट तक होती है। लेकिन हम लोग दो ही चीज़ को लेके चलते हैं, क्या? कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन लिक्विड और सॉलिड के केस में जो होती है, एक ही आपका स्पेसिफिक हीट होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है, ये 4.2 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। इसका क्या मतलब यहाँ पे हो गया? इसका यहाँ पे मतलब ये हो गया कि अगर मैं चाहता हूँ कि कोई मान लो अगर हमको 1 केजी मान लो अगर मेरे पास वाटर है, उसकी टेम्परेचर अगर हमको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, उसके लिए जितनी उष्मा क्यू की आवश्यकता होगी, उसी उष्मा को हम लोग क्या नाम दे देंगे? सी इक्वल टू 4.2 किलो जूल पर केजी। मतलब अगर हम लोग 4.2 किलो जूल जो है, अगर 1 केजी वाटर में अगर इतना हीट सप्लाई कर देंगे तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा ना? आप बोलोगे सर 1 केल्विन, भाई इसकी टेम्परेचर बढ़ जाएगी, या तो 1 डिग्री सेल्सियस आपकी इसकी जो टेम्परेचर जो है ये बढ़ जाएगी। क्लियर है? चलो ठीक है। ये तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि लिक्विड और सॉलिड के केस में जो स्पेसिफिक हीट होता है वो कितनी होती है भाई? वो सिंगल होता है। अब गैस के केस में मैंने क्या बताया? गैस के केस में ये 2 होता है, और ये 2 आपको समझ में नहीं आया? देखो अभी तुरंत समझ में आने वाला है। अब मैंने क्या किया? एक कंटेनर लिया, यहाँ पर भी एक कंटेनर ले लिया। अब मुझे ये बताना, कांस्टेंट वॉल्यूम का जो प्रोसेस हम लोग लेते हैं, ये एक पिस्टन है, अच्छे से इस चीज़ को समझना, ठीक है। यहाँ पर भी एक पिस्टन है। अब यहाँ पे भैया गैस के मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर भी गैस के जो है मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और कांस्टेंट अगर वॉल्यूम लगाते हैं तो यहाँ पे एक स्टॉपर लगा दिया। मतलब क्या हो गया कि पिस्टन जो है अब इस जहाँ पे जिस जगह पे यहाँ पे जो फिक्स है ये इसी पे रह सकता है, ये आगे नहीं जा सकता, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे स्टॉपर नहीं है। अब क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के केस में क्या होता है? अब मैंने क्या किया, बाहर से जो यहाँ पे क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना चालू कर दिया। समझ रहे हो मेरे भाई? देखो यार, चीज़ें अच्छे से समझना, एक एक चीज़ क्लियर करूँगा, क्योंकि आप इस बात की सिक्योरिटी ले लो मेरे से। आप अगर अच्छे क्लासेस में जाकर कोचिंग भी करोगे ना, मतलब अच्छी खासी फीस देके, तो भैया आपको कंटेंट में मैं बता रहा कोई कमी नहीं मिलेगी। क्योंकि यार मैंने भी जब कोचिंग क्लासेस किया था और खुद का बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, तब जाकर सारी चीज़ें मेरे को भी मतलब एक होता है ना कि क्रिस्टल चीज़ें क्लियर होती है। तो एक आपको एक अच्छा सा मैं मतलब सोच रहा हूँ कि भाई उस चीज़ को अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट करो, सो दैट आपको कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहे, ठीक है। वो चीज़ें आपको अगर डाउट भी रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। अब भाई CP और CB है। अब क्या मैंने बोला कि ये क्या रिजिड वाला है। अब मैंने यहाँ पे क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, यहाँ पे क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया। अब मान लो यहाँ पर भी जो है सब्सटेंस 1 kg का है, यहाँ पर भी 1 kg का है। तो मैंने क्या देखा, मैं जब यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी जो गैस है उसकी जो टेम्परेचर वो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए, या और यहाँ भी जो है 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए। तो जैसे मैं यहाँ पे जो हीट सप्लाई करना चालू किया मेरे भाई, तो ये मुझे बताना, जैसे मैं हीट सप्लाई यहाँ पे चालू करूँगा तो एक चीज़ मेरे को यहाँ पे ये देखने को मिली। क्या देखने को मिला भाई? यहाँ पे क्या होने वाला है ना कि जैसे आप यहाँ पे हीट दोगे तो कुछ जो मॉलिक्यूल्स है ना वो अपने पास रखेंगे, ठीक है। आप जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी, हम लोग अभी आगे समझेंगे। और कुछ मॉलिक्यूल जो है ना इसको धक्का लगाएंगे, इस पिस्टन को ऊपर की ओर करेंगे, तो पिस्टन मेरा क्या होगा? ऊपर की तरफ मूव करेगा। मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो मैं क्यू अमाउंट हीट सप्लाई कर रहा हूँ, वहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उस हीट को जो है स्टोर कर रहे हैं, और कुछ मॉलिक्यूल जो हैं भाई वर्क भी कर रहे हैं, जिस वर्क को हम लोग यहाँ पे बाउंड्री वर्क बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताना कि जब वो वर्क कर दिए तो उनका तो हीट खर्चा कर दिए, तो उसकी एनर्जी कम हो गई। तो अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस मान लो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाना है, तो ये एक केस बना कि अगर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर के केस में जो है मेरा बढ़ जाए, तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट को स्टोर भी करते हैं और क्या करते हैं, कुछ वर्क भी करते हैं। अब यहाँ पे इस केस में देखो, इस केस में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? इस केस में ये देखने को हमको यहाँ पे मिल रहा है ना कि देखो
इस केस में आपको यहाँ पे ये बेनिफिट मिलने वाला है कि मैंने क्या देखा कि जब मैं यहाँ पे हीट सप्लाई करना चालू कर दिया तो मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं भाई खाली हीट स्टोर ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो पिस्टन है ये क्या कांस्टेंट है, यहाँ पे स्टॉपर लगे हैं। स्टॉपर मतलब जो स्टॉप करके रखा है, रोक के रखा है, पिस्टन को ऊपर की ओर जाने ही नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जितना भी मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ उसको वो क्या कर रहा है, स्टोर कर ले रहा है। तो मुझे ये बताना किसकी जो है टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस है, मुझे दोनों की अगर बढ़ानी थी तो किसकी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगी। बोलोगे सर जो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का केस है ना उसकी जो है 1 डिग्री सेल्सियस मतलब जो है उसकी टेम्परेचर है, अगर हम लोग उसको कम अमाउंट ऑफ हीट भी अगर हम लोग सप्लाई करेंगे तो उसकी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैंने क्या बोला कि दोनों ही केस में क्यू अमाउंट ऑफ हीट हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में जो मैंने क्या कर रहा हूँ क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हूँ। और मैंने ये देखा कि भाई अगर दोनों ही केस में अगर हमको 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर हम लोग कम हीट भी देंगे, ठीक है, कम हीट भी देंगे तो इसकी 1 डिग्री सेल्सियस जो है भैया जल्दी बढ़ जाएगी। और इसमें भैया ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट क्यू से काम नहीं चलेगा, आपको क्यू प्लस कुछ और हीट देना पड़ेगा तब जाके इसकी 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने वाली है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकलता है कि जो स्पेसिफिक हीट होता है कांस्टेंट प्रेशर का केस में ये ज़्यादा होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और सीपी जो होता है स्पेसिफिक हीट क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो क्यू अमाउंट ऑफ हीट होता है यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ स्टोर कर लेते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कुछ वर्क भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो भी हम लोग हीट सप्लाई करते हैं वो उस एनर्जी को सिर्फ स्टोर ही करता है, इसलिए जो है कम हीट सप्लाई करने से भी इसकी 1 डिग्री सेल्सियस जल्दी बढ़ गई। और इसमें भैया हीट सप्लाई किए थोड़ा ज़्यादा सप्लाई करेंगे तब जाके इसकी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने वाली है। इसीलिए अगर आप लोगों ने अगर कुछ पुराने अगर स्टूडेंट होंगे तो अगर उन्होंने सीपी और सीवी का जो वैल्यू अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सीपी का जो वहाँ पर वैल्यू लेते हो एयर के केस में सीपी इज इक्वल टू होता है 1.0, ये सब आपको निकालना नहीं है, ये सब सारा चीज़ निकाला हुआ आपको सिर्फ याद रखना किलो जूल पर केजी पर केल्विन। और सीबी की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.718 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। इसका क्या मतलब समझ में आया कि अगर कोई मान लो यहाँ पे एयर है, गैस है, कोई भी गैस हो सकता है, ठीक है, गैस के केस में मतलब आपका नाइट्रोजन के कुछ भी गैस होगा कि अगर उस गैस का अगर 1 kg मान लो उसकी मास है और उसकी टेम्परेचर अगर हमको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ानी है तो कितनी हीट की आवश्यकता होगी 0.718। लेकिन उसी केस में अगर मान लो कि अगर वो लेकिन वो प्रोसेस कौन सा होना चाहिए, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस होना चाहिए। लेकिन अगर वो कॉन्स्टेंट प्रेशर का प्रोसेस होगा तो अगर हमको 1 kg सब्सटेंस को अगर हमको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो कितनी आपकी हीट की रिक्वायरमेंट होगी 1.005। तो मुझे ये बताना 1.005 ज़्यादा है कि नहीं, 0.718 ज़्यादा है। तो ये हीट इसमें ज़्यादा क्यों रिक्वायरमेंट हुई, क्योंकि यहाँ के मॉलिक्यूल्स कुछ हीट को स्टोर कर रहे थे और कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या कर रहे थे, बाउंड्री वर्क कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको यही समझाना था कि जो स्पेसिफिक हीट होती है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर में वो क्या होती है, वही ज़्यादा होती है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम के केस में वो जो होती है वो कम होती है। क्यों कम और क्यों ज़्यादा होती है, इससे आपको समझ में आया हो, आपको आ गया होगा। चलो ठीक है, तो चलिए इतने सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लिए कि भाई स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट कहाँ से निकल का है। स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट हम लोग जब हीट यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे आपका, तो हीट कुछ नहीं होता, ये मेथड ऑफ एनर्जी का ट्रांसफ़र का एक मेथड होता है। फिर हम लोग देखा कि क्यू से एम सी डेल्टा टी निकल का है, जहाँ पे सी को हम लोग ने स्पेसिफिक हीट बोला। स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाई 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर कोई यूनिट मास है, अगर कोई मान लो 1 kg का मास है, अगर उसको हमको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से बढ़ाना है तो उसके लिए जो हीट की आवश्यकता होगी उस हीट को हम लोगों ने वहाँ पे स्पेसिफिक हीट बोल दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ें और यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि ठीक है भाई, अगर ऐसा बात है तो स्पेसिफिक हीट जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। मतलब लिक्विड की भी हो सकती है और सॉलिड की भी हो सकती है, गैस की भी हो सकती है। लेकिन लिक्विड और सॉलिड के केस में सिर्फ सिंगल स्पेसिफिक हीट होता है, इसलिए खाली सी लिखते हैं। लेकिन गैस के केस में 0 से इन्फिनाइट होता है, लेकिन हम लोग 2 ही को लेकर चलते हैं। कौन कौन सा, कॉन्स्टेंट प्रेशर वाला और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वाला। तो कॉन्स्टेंट प्रेशर के केस में जब हम लोग हीट को सप्लाई कर रहे थे तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर हमको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना कॉन्स्टेंट प्रेशर का प्रोसेस के केस में, तो भाई ज़्यादा स्पेसिफिक हीट चाहिए, कितना चाहिए था 1.005 चाहिए गैस के केस में। लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में क्या रहता है, कम रहता है। तो इतना सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। इसीलिए मैंने जब मैंने स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ पे क्लास करवा, मतलब इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जो गामा होता है आपको ये तो समझ में आ गया, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अगर इसका यूनिट कोई पूछेगा तो क्या होगा भाई, हीट है ना, तो हीट होगा, तो एनर्जी का एक मेथड होता है ट्रांसफ़र करने का, जिसको हम लोग किलो जूल बोलेंगे। ठीक है, किलो जूल इसकी यूनिट हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अब क्या होती है कि गामा जो होती है स्पेसिफिक हीट का रेशियो होता है, CP/CB जो होता है ना, इसी को हम लोग गामा बोलते हैं। तो यहीं पे आपको मैं बता देता हूँ
कि हम लोग गामा इज इक्वल टू 1.4 किस केस में लेते हैं, गामा इक्वल टू 1.4 लेते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबेटिक प्रोसेस को आपको मैंने प्रोसेस जब इसके लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है भैया ये कुछ भी नहीं होता है, ये क्या होता है मेरे भाई, जहाँ पे हीट ट्रांसफर जीरो होता है उस प्रोसेस को एडियाबेटिक प्रोसेस बोल देंगे, और उस केस में गामा इक्वल टू क्या होता है 1.4। तो ये देखा गया है कि अगर कोई मोनो एटॉमिक गैस है, क्या है, मोनो एटॉमिक गैस है। अब भाई मोनो एटॉमिक गैस को हो गया, मोनो का मतलब समझ भाई सिंगल एटम, जैसा हाइड्रोजन, ओनली हाइड्रोजन लिखा होगा, कार्बन लिखा है, ठीक है, तो ये क्या मोनो एटॉमिक गैस है। तो मोनो एटॉमिक गैस में ये देखा गया है कि Cp और Cp गामा जो है डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, मतलब जो है टेम्परेचर को बढ़ा लो या घटा लो, तो ये देखा गया है कि मोनो एटॉमिक गैस के केस में ये तीनों फैक्टर चेंज नहीं होते हैं। लेकिन कोई अगर नॉन मोनो एटॉमिक गैस है, जैसे कि O2 हो गया, यहाँ पे देखो 2 एटम आ गया, N2 हो गया, तो नॉन जो होते हैं मोनो एटॉमिक गैस जो होता है ना, उस पर ये देखा गया कि Cp और Cv जो है, मान लो अगर बढ़ रही है, Cp भी बढ़ रहा है, Cv भी बढ़ रहा है, लेकिन गामा का जो रेशियो होता है ये घटता है। कल याद रखना कि जो नॉन मोनो एटॉमिक गैस होते हैं जैसे O2 N2 ये सब सारे नॉन मोनो एटॉमिक है। नॉन मोनो मतलब क्या होगा, मोनो मतलब सिंगल नहीं, एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होना चाहिए एटम के, तो उस केस में ये देखा गया कि Cp और Cv अगर मान लो बढ़ रहे हैं तो गामा क्या होता है, घटता है। चलो ठीक है, तो इतना सारा चीज़ अभी आपको हीट के बारे में कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या डिस्कस करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो भाई मेरे, अगर किसी बंदा को याद होगा, थोड़ा सा अगर मैं पूछ लूँ, मुझे ये बताना कि क्लोज्ड सिस्टम के लिए, क्लोज्ड सिस्टम और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपने वर्क डन इसके पहले कुछ निकाला था, क्या निकाला था, इंटीग्रेशन P इंटू dV। तो फर्स्ट लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स होता है ये लॉ ऑफ, ये मतलब एक तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप बचपन से पढ़ते आए हो कि एनर्जी जो होता है नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब अगर जो है मेरे पास अगर ऊर्जा है तो ऊर्जा को हम लोग क्या कर सकते हैं, ना ही हम लोग पैदा कर सकते हैं ना ही उसको बर्बाद कर सकते हैं। अगर ऊर्जा रहती है तो उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। जैसे मान लो पेट्रोल होती है तो उसके पास होती है केमिकल एनर्जी, जब वो जल जाती है तो भाई वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, वो उस हीट एनर्जी को हम लोग यूज़ कर लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी में और गाड़ी को क्या करते चलाते हैं। तो देखो यहाँ पे जब वो पेट्रोल में था वो आपके हाइड्रोकार्बन, तो वो केमिकल के रूप में था, वही केमिकल हाइड्रोकार्बन में चेंज हो गया, लेकिन आपका हीट के फॉर्म में चेंज हो गया, वही हीट को हम लोग मैकेनिकल के फॉर्म में यूज़ कर लिए। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो भाई आपकी एनर्जी होती है, एनर्जी क्या हमेशा उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, उसका खाली रूप को चेंज कर सकते हैं। यहाँ केमिकल से हम लोगों ने क्या किया, हीट में कन्वर्ट कर दिया, और हीट से हम लोग यहाँ मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम लोग गाड़ी वाड़ी अपने चलाते हैं शाफ्ट को रोटेट करके। तो यहाँ पे कंसेप्ट एक बोला गया है, अब हमेशा याद रखना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होता है वो किस लॉ की बात करता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करता है। तो भाई जूल साहब जो थे ना, जूल्स लॉ इन्होंने दिया था। जूल्स लॉ ने क्या बोला कि नेट हीट इंटरेक्शन, समझना, मान लो ये कोई सिस्टम है, तो बोला इन्होंने कि जो है नेट हीट इंटरेक्शन जो होता है, नेट हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू नेट वर्क इंटरेक्शन फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस इन ए क्लोज्ड सिस्टम। मतलब ये सिस्टम जो है कैसा सिस्टम है ना भैया, ये जो मेरा सिस्टम यहाँ पे दिख रहा है ये एक तरह का क्लोज्ड सिस्टम है, और इस क्लोज्ड सिस्टम के लिए जो नेट हीट इंटरेक्शन होगा डेल्टा Q इज इक्वल टू नेट वर्क इंटरेक्शन होता है। अब भैया ये आपने क्या बता दिया सर, इसको आप अच्छे से एलोबरेट करो, बहुत अच्छे से करेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। सबसे पहले तो हम लोगों ने आपको ये बताया ये जो गोल चक्र दिख रहा है इसका मतलब क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस है। किसके लिए, साइक्लिक प्रोसेस। मतलब ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा क्यों लिखा भैया, डेल्टा का मतलब होता है कि स्मॉल चेंज होता है, स्मॉल चेंज, ठीक है। स्मॉल चेंज क्या होता है समझो, मान लो कि यहाँ 1 और यहाँ पे 2 पॉइंट है, ठीक है, तो मान लो अगर 2 - 1 लिखा, मान लो यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया D2 - D1, तो ये होता है टोटल चेंज, ठीक है। और मान लो कोई एक दो मतलब 1 डबल डैश पॉइंट ले लिया, 1 डैश और 2 डैश ले लिया, तो ये क्या हो गया, स्मॉल चेंज। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डेल Q लिखते हैं। डेल Q इसलिए लिखते हैं और डेल W इसलिए लिखते हैं क्योंकि अभी हम लोग आगे देखेंगे। आपको मैंने बताया कि वर्क जो होता है वो हीट जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, इसलिए वो पाथ फंक्शन होता है। उसी तरह जो हीट होता है वो भी क्या होता है, वो पाथ फंक्शन होता है, और एक तरह से इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। क्या होता है, इन एग्जैक्ट
डिफरेंशियल होता है, इसीलिए इसको हम लोग जो है हीट को और वर्क को हम लोग यहाँ पे डेल्टा में लिखते हैं, इसको हम लोग डी के फॉर्म में इस तरह से, और या तो डी क्यू इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। क्लियर आ गया आपको, समझ में आ गया, इसको डेल में ही लिखना है। तो भाई ये जो है आपने किसके लिए लिखा है कि साइक्लिंग इंटीग्रल डेल क्यू इज इक्वल टू साइक्लिंग इंटू डेल डब्ल्यू। इसका मतलब क्या हो गया भैया, मैंने बोला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, मैंने अभी आपको डिफिनेशन क्या समझाया, मैंने आपको यहाँ तक यही डिफिनेशन बताया कि जो है किसी भी अगर कोई सिस्टम है ना, उसमें जो नेट हीट इंट्रैक्शन का क्या मतलब हो गया, मान लो उसमें क्यू अमाउंट 40 किलो जूल जो है ना हीट एड हो गया। और आपको मैंने याद करो, जब भी मैंने बोला था कि किसी सिस्टम में अगर हीट एड होता तो वो पॉजिटिव कहलाता है, ठीक है। और मान लेते हैं कि उस सिस्टम से 20 किलो जूल हीट बाहर चल गया, और हीट बाहर जाने से क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। अब मान लेते हैं कि मेरा कोई सिस्टम है, क्या है, कोई सिस्टम है, वो जो है 50 किलो जूल वर्क दिया। और अगर कोई सिस्टम जो है वर्क डन बाय दी सिस्टम होती है, तो इसको कौन सी साइन लेके चलते हो, इसको हम लोग लेके चलते हैं क्या, पॉजिटिव साइन लेके चलते हैं। ओके, अगर मान लो ये कोई सिस्टम जो एस है, अगर वर्क डन ऑन दी सिस्टम, अगर सिस्टम पे मान लो अगर मैंने वर्क किया है, तो उसको हम लोग क्या लेके चलते हैं भैया, उसको हम लोग लेके चलते हैं क्या, 30 किलो जूल मान लो इसने वर्क कर दिया, तो मैंने बोला इसमें जो है ये निगेटिव होगा, 30 किलो जूल क्या होगा, निगेटिव। अब मुझे ये बताना, इस यहाँ पे दो चीज़ हुआ यार, देखो क्या क्या हुआ। मैंने बोला 40 किलो जूल हीट ऐड हो गया और 20 किलो जूल तो बाहर चला गया, तो मैंने बोला नेट क्या हुआ बताओ, नेट तो आप बोलोगे भाई इसको आप कर लो, +40 -20 इज इक्वल टू 20 किलो जूल नेट हीट हो गया। तो यही जो डेल्टा क्यू लिखा था मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा के, डेल क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे इस सिस्टम के लिए एक एग्जांपल के तौर पे कितना हो गया, 20 किलो जूल, मतलब ये नेट हीट इंट्रैक्शन हो गया इस सिस्टम के लिए। ये चीज़ क्लियर हो गया कि नहीं। अब मैंने बोला चलो भाई ये तो बता दिया, अब बताओ नेट वर्क इंट्रैक्शन कितना हो गया, 50 प्लस है -30, तो ये भी कितना गया आपका 20 किलो जूल। ये 20 किलो जूल क्या शो कर रहा होगा, डेल डब्ल्यू शो कर रहा होगा, ठीक है, डेल डब्ल्यू। तो ये डेल डब्ल्यू क्या है भाई, नेट वर्क हो गया। तो मैंने क्या बताया कि ऐसा क्लोज्ड सिस्टम जहाँ पे नेट हीट इंट्रैक्शन इज इक्वल टू नेट वर्क इंट्रैक्शन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी सिस्टम को हम लोग भाई बोल देते हैं, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है कि नेट हीट इंट्रैक्शन जो होता है वो नेट हीट वर्क इंट्रैक्शन के बराबर होगा फॉर ए क्लोज सिस्टम इन अ साइक्लिक प्रोसेस। इतना चीज़ समझ में आपको आ गया, चलो ठीक है। तो आप लोग मन में भी सोच रहे होंगे सर आपने तो इसके पहले और एक चीज़ हमको लोगों को बताए थे कि भाई फॉर क्लोज सिस्टम के लिए वर्क डन क्या लेते हैं हम लोग, P/dV लेते हैं। इसका भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, बहुत एक अच्छा सा यहाँ पे हम लोग समझ देखेंगे, क्या एक घटना देखेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा भाई, अच्छे से देखना। ये अच्छे बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन टेंशन मतलब ना, बड़ा ईजी से समझाऊंगा, सारा चीज़ समझ में आपको आ जाने वाला, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या समझने वाले हैं, ये समझने वाला है कि बताओ हीट जो होता है वो पाथ फंक्शन कैसे होता है, ठीक है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। और क्या समझने वाले हैं कि अभी हम लोग देखेंगे डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू जो होता है वो P/dV, सॉरी डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू जो होता है ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे आएगा। तो ये वाला टर्म अभी हम लोग को भाई प्रूव करना है, ये अभी हम लोग देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ना PV डायग्राम है, कौन सा डायग्राम है मेरा भाई, ये हो गया आपका प्रेशर एंड वॉल्यूम का डायग्राम हो गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है ना भाई, एक ऐसा 1 और 2 स्टेट है, ये कोई एक प्रोसेस पाथ है, ठीक है, और ये कोई B एक प्रोसेस पाथ है, और ये आपका कोई एक C जो है प्रोसेस पाथ है। अब हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं कंसेप्ट कौन सा वाला, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। लेक्चर भाई लंबी है, टेंशन नहीं लेना, वीडियो अच्छे से पूरा देखो, आपको बहुत सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर होने वाला है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि 1A to B1 एक तो ये वाला पाथ बना हुआ है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम लोग नेट हीट इंट्रैक्शन अगर हम लोग देखने आए तो क्या देखेंगे कि ठीक है भाई कि डेल्टा क्यू जो है 1A2 प्लस डेल्टा क्यू रिटर्न भी तो आया था, तो वो क्या था 2B1 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा ना भाई, नेट वर्क इंट्रैक्शन देखो जाने के लिए क्या हो जाएगा 1A2 प्लस डेल डब्ल्यू 2B1। ये कौन सी पाथ के लिए हो गया, इस वाले पाथ के लिए। अभी और एक पाथ तो है ना मेरे भाई, तो वो कौन सी पाथ है देखो जरा उसको ना, ये जो पाथ है भैया ये पाथ कौन सी है ना, ये पाथ मेरे को अब दिख रहा है कि हाँ सिस्टम है 1, ठीक है। अब सिस्टम जो है मेरा 1 है और A2 C1 इस वाले पॉइंट पे रिटर्न आना ना, इस वाले पाथ से आ रहा है वो, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग नेट हीट इंट्रैक्शन क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा क्यू 1A2 फर्स्ट वाला पाथ तो सेम रहेगा, और रिटर्न जब आएगा तो वो अलग हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा 2C1 इज इक्वल टू, ये क्या लिखोगे फिर,
तो वर्क के केस में फर्स्ट पाथ का जो वर्क 1A2 ही रहेगा, प्लस जो दूसरा वाला पाथ है आपका उसके लिए इस केस में क्या हो जाने वाला देखो, तो इस केस में जो है मेरा ये हो जाएगा डेल डब्ल्यू आपका 2C1। इतना समझ में आया कि नहीं? अब इसको थोड़ा इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करते हैं भाई। और सॉल्व करने से क्या मिलेगा देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ प्लस है तो ये माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, देखो ये वाला टर्म कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये वाला टर्म भी कट जाएगा। अब बचा क्या भैया, डेल्टा क्यू 2B1, डेल्टा क्यू 2B1 माइनस डेल्टा क्यू 2C1 इज़ इक्वल टू, अब देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, इधर वाला ये लिखो डेल्टा डब्लू 2B1, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, माइनस डेल्टा 2C1। अब मुझे ये बताना 2B1 एक पाथ है कि नहीं, तो वो ये वाला 2B1 एक पाथ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला, और एक 2B1 है, लेकिन यहाँ पे ये हिट के फॉर्म में, इस वर्क के फॉर्म में, इसलिए इसको इधर ले आओ। तो इसको जब इधर ले आओगे तो इसको क्या लिखोगे भाई, तो कुछ इस तरीके से लिखने वाले हो, तो इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे कि डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्लू इज इक्वल टू, ये 2B1 पाथ के लिए हो गया, और इस वाले को इधर भेज दो तो ये प्लस में आ जाएगा, तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्लू ये हुआ ना, ठीक है, 2C1। अब मुझे ये बताना, अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने मेरा अच्छे से सुना होगा, और वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब मैंने वहाँ पे डिस्कशन किया था, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब मैंने वहाँ पे डिस्कशन किया था, तो बहुत सारे कुछ पॉइंट आपको मैंने बताया था वहाँ पे। क्या पॉइंट बताया, यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ दिख रहा कि यार ये क्या भाई, ये वाला जो पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन एक दूसरे के बराबर हो जा रहे हैं, बराबर हुए कि नहीं, ठीक है। अब मुझे ये बताना, अब आपको यहाँ पे कुछ, यहाँ पे एक एनालिसिस आपको मैं ये दिखाने वाला हूँ कि मान लो इस वाले टर्म को मैंने क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया, ठीक है। तो हमको ये, तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डेल क्यू डेल डब्लू 2B1 ये वाला जो पाथ के लिए डेल डब्लू है, और डेल डब्लू जो है 2C1, तो वर्क अगर पाथ फंक्शन है और ये पाथ अगर अलग रहेगा तो क्या ये दोनों वर्क समान होंगे? नहीं होंगे यार, याद करो लेक्चर में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो है कि वर्क एक कैसा फंक्शन है, ये पाथ फंक्शन है, क्यों वहाँ पे देखा था कि वो पाथ पे डिपेंड करता था। भाई 2B1 और 2C1 जब अलग अलग पाथ है तो क्या इसके लिए वर्क सेम होगा? नहीं, वर्क इसके लिए सेम नहीं होगा। ये सब, ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोगों ने और एक क्या चीज़ देखा कि चलो ठीक है भाई, अगर ये वर्क जो मान लो है अगर सेम नहीं होने वाला है, तो इसको ये समझ में आ गया कि अगर इस पॉइंट को अगर मैंने एक्स लेके चला है तो एक्स इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0। क्या है कि ये वाला टर्म तो दोनों ही के लिए अलग अलग हो गया ना, ये वाला जो आपका टर्म है ये दोनों ही केस के लिए ये वाला, अगर ये वाला अलग रह जाएगा और डिफरेंस मान लो अगर ये करोगे तो दोनों ही टर्म क्या निकल के अलग निकल के आएंगे, अलग आएगा कि नहीं। तो इसका मतलब इस चीज़ से हमको यहाँ पे ये क्लियर हो गया है भैया, क्या क्लियर हो गया कि भाई डेल क्यू जो है ना, डेल क्यू जो है 2B1 के लिए और डेल क्यू जो है 2C1 के लिए, क्या ये एक दूसरे को बराबर होंगे? सोचो एक बार, सोचो 2B1 एक दूसरा पाथ है, 2C1 एक दूसरा पाथ है, और डेल क्यू भाई एक दूसरे के क्या बराबर होंगे? यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे जब ये इक्वेशन निकाला था, ये x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 था ना, ये इसको अगर हम लोगों ने x लेके चला तो ये x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 क्यों आया था? क्योंकि भाई डेल डब्लू और डेल डब्लू जो है और यहाँ 2B1 और 2C1 पाथ के लिए क्या बराबर था? नहीं था। तो जब ये डिफरेंस दो है लेफ्ट साइड और राइट साइड के लिए यहाँ पर आपका इक्वल ही नहीं आ रहा है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए इक्वल होंगे? बोलो। तो ये अलग अलग पाथ के लिए भाई ये वाला जो टर्म है ना, ये भी इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ से हमको ये समझ में आ गया कि जो हीट जो होता है वो कैसा फंक्शन होता है? ये पाथ फंक्शन होता है, क्योंकि हीट भी जो है अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग निकल के आ रहा है। तो ये पाथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। इसलिए जो है हीट कैसा फंक्शन हो गया? हीट एक तरह से पाथ फंक्शन होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर समझाना था मेरे को। चलो ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेरिवेशन जो निकाल के दिखाया, वो क्या निकाल के दिखाया था कि भाई डेल्टा क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये कौन सी पाथ के लिए था? 2B1 पाथ के लिए था, इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू 2C1। ठीक है। अब देखो डेल्टा क्यू को डी क्यू नहीं लिख सकते हो, आपको मैंने बताया था क्यों नहीं लिख सकते हो, क्योंकि डी जहाँ लिख दिया इसका मतलब चेंज होता है। चेंज जब भी लिखते हो वो आपका पॉइंट फंक्शन आ जाता है, लेकिन डेल लिखने से ये आपका पाथ फंक्शन, इसलिए इसको डेल्टा लिखना पड़ता है। अब ये दोनों एक दूसरे से बराबर हो रहे हैं। अब ये बताओ, अभी हम लोगों ने यहाँ पे पीबी डायग्राम जो देखा था, ये देखा भाई कि ये एक 1A2 वाला पाथ था। ठीक है, ये फिर आपका एक 2B1 वाला पाथ था और एक 2C1 वाला पाथ है।
ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या होता है कि भाई दोनों ही पाथ के केस में ये जो दोनों ही पाथ है आपके, ये वाला पाथ और ये वाला पाथ अलग अलग है, लेकिन ये एक दूसरे के यहाँ पे जब एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं कि नहीं, और एक ही पॉइंट आने के बाद ये दिख रहा है, ये डेल क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू वाला जो टर्म दिख रहा है ना, चाहे 2b1 का पाथ हो चाहे 2c1 का पाथ हो, ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, ये वाला टर्म जो है। तो ये टर्म बराबर किस कंडीशन में आता है, तो देखो मान लो क्या होता है कि अगर मान लो कोई सिस्टम है, ठीक है, वो सिस्टम में ये पी भी डायग्राम है, पी भी डायग्राम है, और इस पॉइंट पे मान लो प्रेशर P1 शो कर रहा, V1 वॉल्यूम है। अब ये बंदा यहाँ से इस 1 से 2 गया, 1 से सपोज करो ये 1 से यहाँ पे 2 चला गया, तो 2 पे जाएगा तो उसके प्रेशर P2 होगी, वॉल्यूम V2 होगी, लेकिन वो रिटर्न कहाँ आ गया, फिर स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे ही आ गया, मतलब फिर उसकी जो प्रेशर भैया P1 थी तो वो P1 ही हो गया। तो क्या होता है कि अगर कोई प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस में सेम इनिशियल और उसकी जो फाइनल पॉइंट अगर सेम हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो उसकी जो वो क्या होता है भाई, इनिशियल और फाइनल पॉइंट किसकी सेम होती है ना भैया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो होती है ओनली प्रॉपर्टीज़ की सेम हो सकती है, मतलब सेम अगर हो गया और एक दूसरे को वो इक्वल होंगे, इस पॉइंट पे जब आप रिटर्न आ जाते हो तो प्रेशर क्या हो जाएगा, P1 ही हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इसीलिए जो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू यहाँ पे क्या शो कर रहा होगा, ये एक तरह का कोई ना कोई प्रॉपर्टी को यहाँ पे शो कर रहा होगा, ठीक है, क्या शो कर रहा होगा यहाँ पे, किसी ना किसी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ये हमें कैसे समझ में आया कि हमने देखा है कि भाई मेरे ये अलग अलग पाथ से ये जा रहा है, फिर भी जो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू जो है यार ये सेम आ जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हो, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू जो है ये 2b1 पाथ है, ये 2c1 पाथ है, ये लेकिन सेम आ जा रहा है जब वो इस इनिशियल पॉइंट पे आता है। तो इनिशियल पॉइंट पे जब वो कोई भी प्रोसेस कंप्लीट होकर आता है तो सेम किस कंडीशन में आता है, जब वो कोई भी चीज़ प्रॉपर्टीज़ हो, जैसे प्रेशर P1 हो गया, वॉल्यूम V1 हो गया, ये सारे क्या प्रॉपर्टीज़ है मतलब। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आया कि डेल क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू जो है एक कुछ ना कुछ क्या है, ये डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू क्या है, एक प्रॉपर्टीज़ है। कौन सी प्रॉपर्टीज़ है ना, चेंज इन प्रॉपर्टीज़ है। तो यहाँ पे अब हम लोग ये समझ में आ गया कि डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू को हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी ई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब डी क्या है भैया, चेंज इन एनर्जी। देखो प्रॉपर्टी को मैंने क्या बोला था कि इसको चेंज में लिख सकते हैं, इसको डेल्टा में नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये जो डिफरेंस यहाँ पे जो ये निकल के आया है ये वाला पूरा, ये आपका चेंज इन एनर्जी को दर्शाता है। अब ये जो चेंज इन एनर्जी है भैया, ये क्या क्या हो सकता है, देखो कि अगर हम लोग बात करिए जो एनर्जी है ये हो सकती है इंटरनल एनर्जी, आगे इसको डिटेल में और समझेंगे, प्लस काइनेटिक एनर्जी हो गया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो भाई इसको जब हम लोग फिर यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, मान लो कोई भी मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी रहती है वो आपको दिखेगा नहीं, आपके बॉडी के अंदर में एनर्जी है कि नहीं, बिल्कुल, लेकिन आपको दिख रहा नहीं दिख रहा। आप काम भले ही कर लोगे, आप काम कर रहे हो मतलब कब कर रहे हो, जब आपके पास एनर्जी रहेगी तभी तो काम कर सकते हो ना। तो एनर्जी तो है लेकिन वो आपको दिख नहीं रहा, वो तो कैसा इंटरनल, नाम से समझ में आ रहा है, इंटरनल मतलब आंतरिक ऊर्जा, समझ में आ रहा। तो मान लो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो भैया चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू निकल के आ गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब भैया मान लो सपोज मैंने ऐसे क्या किया कि भाई ये जो दोनों एनर्जी है इसको नेग्लिजिबल मान के चल गया, तो मेरे को ये क्या समझ में आया, डी इज इक्वल टू हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अब इस वाले जो मैंने ये मान लो सपोज इक्वेशन 1 है, तो इस इक्वेशन 1 में डी ई के जगह क्या लिख सकते हो, डेल क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू लिख सकते हो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और इस इक्वेशन को लिखने के लिए कौन कौन सी जो शर्तें हैं हुई है वो एक बार आप समझ लो, ये कौन कौन सी शर्तें हुई है ना, ये जो शर्तें हुई है भैया ये क्लोज्ड सिस्टम के लिए था, ठीक है, क्या है ये क्लोज्ड सिस्टम के लिए है। और ये जो हम लोगों ने लिखा ना यहाँ पे, ये वाला इक्वेशन जो हम लोग लिखा था, ये वाली जो इक्वेशन डी लिखी, ये भी यहाँ से क्लोज्ड सिस्टम ही है। और ये दोनों ही प्रोसेस, चाहे आपका रिवर्सिबल हो चाहे आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है, उसकी कंडीशन में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ तक इस पॉइंट तक पहुँच गए हैं कि डेल क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया भैया चेंज इन एनर्जी हो। तो ये आपका क्लोज्ड सिस्टम के लिए ये प्रोसेस आपका जो है, मतलब ये इक्वेशन आपको यहाँ पे निकल के आ गया कि नहीं। चलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरा भाई, ठीक है, ये सब सारा चीज़ यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो डेल डब्ल्यू होता है ना, ये जो चेंज इन वर्क होता है ना, ये दो तरह का होता है। एक आपको बाउंड्री वर्क आपने देखा होगा जब पिस्टन जब ऊपर जा रहा था, तो एक डेल डब्ल्यू जो है एक बाउंड्री वर्क होता है और एक अदर टाइप का वर्क होता है। तो ये अदर टाइप का वर्क हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे, लेकिन हमको बाउंड्री वर्क फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम पता है कि नहीं पता, बिल्कुल पता है भैया। वो क्या होता है, वर्क डन आपको मैंने बताया था P इंटू डी वी, याद है ये वाला प्रोसेस वाला, यहाँ से निकाला था हम लोगों ने PV डायग्राम से, याद है कि नहीं, याद आ गया होगा आपको, आई होप। तो भाई यहाँ पे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू, उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है, डेल डब्ल्यू मतलब P इंटू डी वी
प्लस डी यू। अब मेरे भाई ये जो है इस इक्वेशन को जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ओ माय डियर, इस इक्वेशन के लिए जो कंडीशन बनती है, ये दो कंडीशन कौन सी, ये क्लोज्ड सिस्टम में इसको यूज़ कर लो, क्लोज्ड सिस्टम में इसको यूज़ कर लो, और क्वासिस्टेटिक मतलब इसको रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है जो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ये समझ में आ गया। तो इसी को लेके ये जो डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी है, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी के इक्वेशन से ये जो इक्वेशन निकला हुआ है, तो हम लोग क्या समझते हैं कि कोई भी अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, इसका हम लोग कुछ यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था, हम लोगों ने देखा था कि जब मैं आपको वहाँ पे डिस्कस कर रहा था ना, तो हम लोगों ने सबसे पहले वहाँ पे ये समझा था कि एक पॉइंट आपको मैंने क्या समझा था कि जो हीट होता है वो पाथ फंक्शन कैसे निकल के आया, आप लोगों ने वो देखा, हीट जो तो पाथ फंक्शन होता है। सेकंड आपको ये बताया मैंने कि जो डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू जो आपको टर्म निकल के आया था, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू जो आपको यहाँ पर टर्म निकल के आया था, तो आप वो डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू क्या शो कर रहा था, ये चेंज इन एक प्रॉपर्टी को शो कर रहा था, ठीक है, ये हो गया। और तीसरा आपने यहाँ पे क्या निकाल दिया, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू की जगह जो वर्क होता है पी इंटू डी वी प्लस डी यू। अब हम लोग यहाँ पे कुछ और यहाँ पे गेम करने वाले हैं। क्या गेम करेंगे भैया, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इस चीज़ को। और अब हमारी क्लास एंड ही होने वाली है, टेंशन नहीं लेना, बहुत ही भैया थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना इंटेंसिव गहन वाली क्लास थी, थोड़ा सोचने वाली क्लास थी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि डेल क्यू इज इक्वल टू जो होता है डेल डब्ल्यू प्लस मान लो, ठीक है, डी ई है, सपोज डी है। अब क्या हो, मान लो कि कोई अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। मेरे को ये बताना, अगर आपको याद आ रहा होगा, अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है, ना ही उसके अंदर एनर्जी आ सकती है, ना ही उसके अंदर मास आ सकती है, ना बाहर जा सकती है, पता है कि नहीं पता, तो चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ से क्या समझ में आएगा, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू हो गया। मतलब इससे ये समझ में आएगा कि यूनिवर्स जो होता है, कैसा सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम होता है, तो हमेशा याद रखना यूनिवर्स की जो एनर्जी है, पूरे ब्रह्मांड की जो एनर्जी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये समझ में आ गया आपको। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये निकल के आता है। एक बोलता है भैया, एक आदमी बोलता है कि भाई ठीक है, मान लो कि ये वाला कोई एक सिस्टम बनाया उसने, ठीक है। उस बंदे ने बोला कि मेरे पास एक सिलेंडर है और एक पिस्टन है और इसके अंदर क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये पिस्टन है, ये गैस के आपके मॉलिक्यूल्स हो गए। वो बोलता है कि हम बाहर से ना कोई एनर्जी देने ही वाले नहीं है इस सिस्टम के अंदर। हम बाहर के अंदर, ये सिस्टम हुआ कि नहीं, आपका हो गया सिस्टम एक। ये बोला कि हम बाहर से कोई एनर्जी देने वाले नहीं हैं, फिर भी हम क्या देख रहे हैं कि जो मेरा गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ना, इन पिस्टन को धक्का मार के इसको भाई पीछे तरफ, मतलब इसको ये वर्क कर दे रहा है। अब मुझे ये बताना यार, मेरे को लॉजिक बताना, जब मेरे पास एनर्जी नहीं है भाई, तो मेरे को वर्क कैसे कर दिया मैंने कैसे कर दिया। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे गैस के जो मॉलिक्यूल्स, इनके पास पहले से एनर्जी रही होगी। मॉलिक्यूल्स के पास जो है पहले से कौन सी एनर्जी रहती है भाई ना, ये जो एनर्जी रहती है ये आपका इंटरनल एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी होगी। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो यही इंटरनल एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स ने इस पिस्टन को धक्का मारने के लिए इधर यूज़ किया होगा, और हमको लगा कि मेरा जो सिस्टम है क्या कर दिया, वर्क कर दिया। क्या किया, वर्क कर दिया। तो वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है। अब मान लो ये पॉसिबल है कि अगर हम बाहर से एनर्जी भी नहीं देते और मेरा सिस्टम जो है, ये वाला जो पिस्टन सिलेंडर का जो अरेंजमेंट है वो वर्क करते रहे, भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार। कोई दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं बना है जहाँ पे आप एनर्जी दो ही नहीं और चाहते को वर्क हो जाए। ये पॉसिबल है नहीं। हाँ, वर्क यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा ये 1 से लेकर 2 पॉइंट तक पिस्टन को पुश करने में हुआ होगा, लेकिन वो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स के पास पहले से इंटरनल एनर्जी रही होगी, उसी एनर्जी को उन्होंने जो है खर्चा किया होगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस, मतलब ये एक असंभव है एक ऐसा यंत्र को मतलब विकसित करना विच प्रोड्यूसेस वर्क कंटिन्यूसली, मतलब आपको वो वर्क कंटिन्यूसली देते जा रहा है विदाउट एब्जॉर्बिंग एनर्जी इन एनी अदर फॉर्म, ठीक है। मतलब एनर्जी आप उसको किसी भी रूप में दे ही नहीं रहे हो और बोल रहे हो कि उसमें एनर्जी वर्क हो जाए। तो वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच प्रोड्यूस कंटिन्यूसली वर्क विदाउट गिविंग एनी एनर्जी इन द एनी फॉर्म। मतलब आप एनर्जी बिना दिए हुए आप कोई भी ऐसा मशीन नहीं बना सकते हो जो आपको वर्क देते रहे बिना एनर्जी के, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं। अगर ऐसा मान लो कोई अगर मशीन किसी ने बोल रहा है तो उस मशीन को हम लोग बोल देंगे, अगर ऐसा मान लो मतलब अगर हो रहा होगा तो उसको बोलते हैं PMM1,
PMM1 अगर कोई है, ये एक ऐसा मशीन रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं परपेचुअल मोशन मशीन। ये आपका क्वेश्चन बहुत पूछता है, परपेचुअल मोशन मशीन मतलब अगर मान लो कोई अगर ऐसा आपको मशीन है जो बिना एनर्जी के अगर वर्क दे रहा तो वो कैसा मशीन होगा, PMM1 होगा। लेकिन ये किस लॉ को वायलेट करेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है कि भैया ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई मशीन आपको वर्क देते रह जाए बिना कोई एनर्जी सप्लाई किए हुए। सिस्टम में जब तक वर्क एनर्जी नहीं देंगे तब तक वो वर्क ही नहीं करेगा। अगर ऐसा कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे PMM1 टाइप का वो डिवाइस होगा, ठीक है, परपेचुअल मोशन मशीन। तो आई होप आज आप लोगों ने बहुत सारा ही कंसेप्ट सीखा होगा और इसकी जो PDF है लेक्चर की जो आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। और फिर भी अगर आपको लगे नहीं मन में कोई डाउट है मेरे भाई तो कमेंट सेक्शन में जाना और कमेंट करना, ठीक है। और इसकी जो है और अब तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारा चीज़ लेक्चर 6 तक कंप्लीट कर लिया है और एक आपकी वीडियो आने वाली है अभी आइडियल गैस वाला जो आपका यहाँ पर टॉपिक एड है, ठीक है। आइडियल गैस के बारे में देखना पड़ेगा। और जैसे आपने वर्क जो है वेरियस प्रोसेस के लिए वर्क आप लोगों ने देखा, उसी तरह से वर्क हीट जो होता है ना, वेरियस प्रोसेस के लिए हीट भी निकालना पड़ता है। तो ये दो आपके अभी मान के चलो हीट वाला एक वीडियो आने वाला है, डिफरेंट प्रोसेस के लिए एक आइडियल गैस का लिए जो है वो एक वीडियो आपका आने वाला है। और कुछ हम लोग अलग अलग तरह के जो डिवाइस होते हैं फर्स्ट लॉ का यूज़ करके हम लोग बहुत तरह के अलग अलग डिवाइस हम लोग देखने वाले हैं, यूज़ करते हैं। तो टोटल आप सब बोल सकते हो 1 2 3 लेक्चर आएंगे तो थर्मोडायनेमिक्स वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हमारा हो जाएगा और फिर लगेंगे हमारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगर यहाँ तक पहुँचो तो डेफिनेटली लेक्चर आपको मज़ा आया होगा। और क्या है लेक्चर का फीडबैक नहीं है ज़रूर आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। वीडियो अगर अच्छा लगे मेरे दोस्त तो ये करना। और क्या कर सकते हैं, हमारी फैमिली को बढ़ने के लिए आप ही मदद कर सकते हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और आप अपना स्टडी जो है कंटिन्यू करें। और वीडियो का में जो आपका लेक्चर का जो PDF का जो लिंक होगा भाई आप देखना आपको कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पे मिलेगा, इस जो मोर वाली बटन जो रहती है ना उस पर क्लिक कर देना। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।